हेलो एवरीवन, यू आर वॉचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अरस्तू के दास संबंधी विचार, यानी कि अरस्तू ने दासता के बारे में अपनी बुक पॉलिटिक्स में क्या विचार रखे हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो वो आप इस टेलीग्राम लिंक से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का वीडियो जो कि होगा अरस्तू के दास संबंधी विचार, उसको शुरू करते हैं। तो दास प्रथा देखते हैं, अरस्तू का क्या विचार था दास के बारे में। ठीक है, ओके। तत्कालीन यूनान में, यानी कि जिस समय की बात हम कर रहे हैं, जिस समय अरस्तू अपनी बुक पॉलिटिक्स लिखते हैं, उस समय तत्कालीन यूनान में दास प्रथा राज्य का एक अहम अंग था। इसका मतलब क्या है कि दास प्रथा राज्य में, यानी कि यूनान में पहले से ही प्रचलित थी, यानी कि उसका एक काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था, एक अंग था यूनान का। दास प्रथा पहले से ही प्रचलित थी। साथ ही में दासों द्वारा उत्पादन के लिए श्रम किया जाता था, यानी कि राज्य के लिए जितना भी उत्पादन किया जाता था खाद्य सामग्री का, उसमें जो श्रम का कार्य होता था वो कौन करते थे? दास किया करते थे। इन दासों में श्रमिक, दरिद्र व्यक्ति, युद्ध के दौरान बनाए गए बंदी व सैनिक शामिल थे। यानी कि ये जो दास हुआ करते थे, तो इन दासों में कौन से व्यक्ति शामिल थे? तो उसमें कौन कौन व्यक्ति थे? पहले श्रमिक वर्ग, यानी कि जो कि श्रम करते थे और उत्पादन किया करते थे। उसके अलावा दरिद्र व्यक्ति, दरिद्र का मतलब है यहाँ पर कि जिन व्यक्तियों में बुद्धि क्षमता उतनी विकसित नहीं हुई थी, यानी कि आप मंद बुद्धि कह सकते हैं, जिन लोगों में बुद्धि का विकास नहीं हुआ था, यानी कि जन्म से ही जिनमें बुद्धि की कमी पाई जाती थी, वे लोग भी दास की कैटेगरी में आते थे। उसके अलावा जो युद्ध के दौरान बनाए गए बंदी, यानी कि जब दो राज्यों के बीच युद्ध होता था, तो सपोज़ ये वाला राज्य जो है, इसने इस राज्य को जीत लिया, तो जीतने के बाद इस राज्य के अंदर जितने भी नागरिक थे, व्यक्ति थे, उनको क्या किया गया? बंदी बनाकर इस राज्य में लाया गया और उन लोगों से दास का काम लिया गया, यानी कि जो इस राज्य के हारे हुए नागरिक थे, उनको पकड़कर अपने इस राज्य में लाया गया और वहाँ पर उनको दास बना दिया गया। तो इस तरह से 2-3 कैटेगरी थी दास की, जिसमें कि सभी व्यक्ति आते थे। जो भी व्यक्ति दरिद्र था, यानी मंदबुद्धि था, युद्ध के दौरान बनाए गए बंदी, और जो दूसरे श्रमिक थे, वे सभी इसमें शामिल थे। बाहरी देशों से भी इन्हें पकड़कर लाया जाता था, जैसे कि अभी मैंने बताया, जहाँ पर जो कोई देश हार जाता था युद्ध में, तो उसको पकड़कर लाया जाता था वहाँ के लोगों को, और उनको बंदी बनाकर दास बना लिया जाता था। राष्ट्र की संपत्ति के रूप में इन्हें देखा जाता था, यानी कि जो दास हुआ करते थे उनको एज ए नेशन की प्रॉपर्टी, यानी कि राष्ट्र की संपत्ति के रूप में उनको देखा जाता था कि ये तो राष्ट्र के लिए एक संपत्ति है, जीवित संपत्ति, आप कह सकते हैं जैविक संपत्ति है। ठीक है, क्योंकि ये एक व्यक्ति है, और व्यक्ति कैसे होते हैं? जीवित होते हैं। अच्छा, अरस्तु जीनोफोन के इस विचार का भी समर्थक था, यानी कि अरस्तु जो थे, उन्होंने जीनोफोन, कोई एक विचारक हैं, उनका भी समर्थन किया है। तो जो जीनोफोन थे वो क्या कहते थे कि जो मानव मात्र का यह शाश्वत नियम है कि विजित राज्य के निवासियों की देह तथा संपदा पर विजेता का अधिकार होता है। यानी कि जो जीनोफोन थे, उनका मानना था कि जो राज्य युद्ध में हार जाता है और जो राज्य युद्ध में जीत जाता है, यानी कि जो विजित राज्य है, उसका जो पराजित राज्य है, उसके व्यक्तियों पर पूर्ण अधिकार होता है, यानी कि वह उन व्यक्तियों के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकता है। इसीलिए पराजित राज्य के व्यक्तियों को वे दास के रूप में देखा करते थे। अच्छा, अरस्तु ने पॉलिटिक्स में क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं। दास संबंधी विचार क्या थे अरस्तु के?
तो अरस्तू ने अपनी पॉलिटिक्स में लिखा है कि स्वामी केवल दास का स्वामी है, यानी कि जो स्वामी होता है, यानी कि मास्टर और स्लेव, यानी कि जो दास का मास्टर होता है स्वामी होता है, तो वो स्वामी जो होता है वो केवल दास, यानी कि स्वामी केवल दास का स्वामी है, लेकिन वह स्वामी उसका दास नहीं है, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसी का है। इसको समझते हैं क्या क्या कहा जा रहा है इसमें। तो बेसिकली क्या कहा गया है कि जो स्वामी है वो केवल दास का स्वामी है, यानी कि जो स्वामी होता है वो मात्र दास का स्वामी होता है, यानी कि जो दास है केवल उसी का स्वामी होता है, लेकिन जो दास होता है, दास सभी स्वामियों का दास होता है, यानी कि जो स्वामी है वो तो मात्र एक दास का ही स्वामी है, लेकिन जबकि जो दास होता है वो सभी स्वामी के लिए एक समान है, यानी कि सभी स्वामी के लिए वो क्या है, एक दास है। तो उसी संदर्भ में अरस्तू ने अपनी पॉलिटिक्स में ये लिखा है कि स्वामी केवल दास का स्वामी है, वह यानी कि स्वामी उसका दास नहीं है ना, जबकि दास केवल अपने स्वामी का दास ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से उसी का है, यानी कि स्वामी का दास के ऊपर संपूर्ण रूप से अधिकार है। ये इस सेंटेंस में अरस्तू बताने के प्रयत्न कर रहे हैं। अरस्तू का कहना है कि जिस प्रकार व्यक्ति संपत्ति रखता है उसी प्रकार वह दास भी रखता है, यानी कि अरस्तू ने क्या माना है कि एक तरह से दास को एक संपत्ति के रूप में देखा है, यानी कि जिस प्रकार से व्यक्ति भूमि या कोई भी भौतिक संसाधन को अपने पास एज ए संपत्ति, एज ए प्रॉपर्टी रखते हैं, उसी प्रकार से जो दास होते हैं उसको भी एज ए प्रॉपर्टी की तरह रखा जा सकता है, यानी कि व्यक्ति को एक प्रॉपर्टी बना दिया है अरस्तू ने। तो उसके अनुसार संपत्ति दो प्रकार की होती है, यानी कि अरस्तू ने संपत्ति को दो प्रकारों में विभाजित किया है। पहली सजीव जिसको एनिमेट कहते हैं, दूसरी निर्जीव जिसको इनएनिमेट कहते हैं। तो सजीव संपत्ति में कौन आते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के पास पशु पक्षी हैं या फिर जानवर हैं या दास हैं जिनके अंदर जीवन होता है, यानी कि जैसे पशु पक्षी से खेती के कार्यों में मदद ली जाती है, उसी प्रकार से दास स्वामियों के जो अन्य कार्य होते हैं उसमें सहयोग प्रदान करते हैं, यानी कि ये सभी कैसी संपत्ति हैं, ये सभी के सभी सजीव संपत्ति हैं। जबकि जो घर मकान भूमि और इस तरह की भौतिक वस्तुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, निर्जीव, यानी कि ये सभी कैसी हैं, निर्जीव संपत्ति है, जबकि ये सजीव संपत्ति है। इस प्रकार से अरस्तू ने दो रूपों में या दो वर्गों में जो संपत्ति होती है उसको विभाजित किया है। आगे देखते हैं। अरस्तू दास को एक पारिवारिक संपत्ति मानता है, यानी कि दास क्या है, एक परिवार की संपत्ति है। उसकी दृष्टि में दास परिवार के लिए अधिक आवश्यक है क्योंकि वह एक सजीव संपत्ति है जो परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। यानी कि अरस्तू का क्या मानना है कि जो दास है वो एक परिवार की संपत्ति है और वे दास उस परिवार के जो कार्य होते हैं उसमें सहयोग प्रदान करता है, इसलिए परिवार के लिए दास का होना अति आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है, यानी कि दास परिवार की संपत्ति है और परिवार के पास दास का होना अति आवश्यक है क्योंकि वह उसके रोज़मर्रा के कार्यों में काफ़ी योगदान देता है। आगे देखते हैं। अब दास प्रथा का आधार देखते हैं, यानी कि जो अरस्तू ने अपनी दास संबंधी विचार रखे हैं उसका एक तर्क दिया है, उसके पीछे उसका आधार बताया कि दास प्रथा को सही किस तरह से ठहराया जाए। यानी कि अरस्तू ने तर्क वितर्कों के सहारे ये बताने की कोशिश की है कि दास प्रथा जो है वो एक उचित व्यवस्था है, यानी कि अपने विचारों में उन्होंने इसके लिए अपने तर्क दिए हैं। तो उन तर्कों को हम देखेंगे कि किस आधार पर अरस्तू ये कहते हैं कि दास प्रथा एक न्यायपूर्ण व्यवस्था है। तो अरस्तू ने दास प्रथा के नैतिक और भौतिक दोनों पक्षों का समर्थन करते हुए उसके औचित्य को निम्नानुसार सिद्ध किया है। ठीक है, यानी कि अरस्तू ने दास प्रथा को
नैतिकता और भौतिकता के दोनों के आधार पर उसका समर्थन किया है। यानी कि दास प्रथा को दो प्रकार से देखा है, पहली नैतिक आधार पर, दूसरा भौतिक आधार पर, और उन दोनों के आधार पर उसने दास प्रथा का समर्थन किया है। तो पहला देख लेते हैं। पहला पॉइंट है दास प्रथा स्वाभाविक व्यवस्था है, यानी कि जो स्लेवरी है उसको नेचुरल बताया है किसने? अरस्तू ने। अरस्तू का मानना है कि जो दास प्रथा है वो प्रकृति में पहले से ही विद्यमान है, यानी कि वह स्वाभाविक रूप से चली आ रही है। तो अरस्तू के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है और प्रकृति ने मनुष्य को दो वर्गों में बांटा है, यानी कि प्रकृति ने खुद ये दास प्रथा को उत्पत्ति की है, दास प्रथा की, क्योंकि प्रकृति ने मनुष्य को दो वर्गों में बांटा है। तो पहला वर्ग कौन सा होता है अरस्तू के अनुसार? पहला वे वर्ग है जो कि शासन करने के लिए तथा दूसरे आज्ञा पालन के लिए। यानी कि अरस्तू ने पहले वर्ग को बोला है कि समाज में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं, पहले जो कि शासन करने के लिए और जो आप कह सकते हैं आदेश देने के लिए होते हैं, जबकि दूसरे वर्ग के व्यक्ति वे होते हैं जो कि उस आज्ञा का पालन करते हैं। इस प्रकार प्रकृति ने भी मनुष्य को दो वर्गों में बांट दिया, एक जो आज्ञा का पालन करते हैं, एक जो आदेश देते हैं। और उसी आधार पर अरस्तू ने कहा है कि जो दास प्रथा है वे स्वाभाविक है, क्योंकि प्रकृति ने खुद व्यक्तियों को दो वर्गों में बांटकर दिखाया है। अच्छा, आगे देखते हैं। जो मनुष्य आज्ञा मानने के लिए पैदा हुए हैं, यानी कि जो मनुष्य आज्ञा का पालन करने के लिए हैं, वो प्रकृति के दास हैं। यानी कि जिन व्यक्तियों में आज्ञा पालन करना जिनका कार्य है, वे प्रकृति के क्या हैं? दास हैं। और ऐसे व्यक्ति को अधीनता में रखना न्यायपूर्ण है। यानी कि अरस्तू ने प्रकृति के आधार पर जो दास प्रथा है उसको उचित ठहराया है और कहा है कि ऐसे व्यक्ति जो कि आज्ञा मानने के लिए बने हुए हैं, उनको किसी व्यक्ति के अधीन रखा जाना बिल्कुल उचित है। ठीक है, तो यानी कि अरस्तू ने प्रकृति के आधार पर और स्वाभाविकता के आधार पर दास प्रथा को उचित ठहराया है, क्योंकि यह उस दास के लिए भी लाभप्रद है। यानी कि जो दास अधीनता में रहेगा ये उसके लिए स्वयं के लिए भी लाभप्रद होगा, यानी कि लाभदायक होगा। अरस्तू का मानना है कि प्रकृति में सर्वथा ही यह दृष्टिगोचर है कि उत्कृष्ट निकृष्ट पर शासन करता है। यानी कि अरस्तू का ऐसा मानना है कि प्रकृति में हमेशा से ही सर्वदा से क्या रहा है? जो उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं, जो अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वे निकृष्ट यानी कि जिन व्यक्तियों में बुद्धि की कमी होती है उन पर हमेशा से शासन करते आए हैं। यानी कि सर्वथा ये दृष्टिगोचर है कि जो उत्कृष्ट व्यक्ति हैं वे निकृष्ट पर हमेशा से शासन करते आए हैं। और विषमता प्रकृति का नियम है, यानी कि प्रकृति ने खुद स्वयं अपनी जो संसाधन है या प्रकृति ने जो कुछ बनाया है वो उसमें विषमता पाई जाती है, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस दिखता है आपको। जैसे कि व्यक्तियों में कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो कोई व्यक्ति उतना बुद्धिमान नहीं है, यानी कि विषमता प्रकृति का नियम है। और कुछ व्यक्ति जन्म से ही दास बनने के लायक होते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि पर्याप्त विकसित नहीं होती। यानी कि यहाँ पर हमें क्या पता चला पहले पॉइंट में अरस्तू के, कि बेसिकली उन्होंने सारा का सारा जो प्रकृति है यानी कि स्वाभाविक रूप से दास प्रथा को उचित ठहराया है, क्योंकि प्रकृति ने खुद कुछ व्यक्तियों को दास बनने के लिए भेजा है तो कुछ व्यक्तियों को उन पर शासन करने के लिए भेजा है। इस प्रकार अरस्तू ने दास प्रथा को उचित ठहराया है। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दास प्रथा दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है, यानी कि स्वामी के लिए भी लाभकारी है और जो दास होगा उसके लिए भी लाभकारी है, क्योंकि जो दास होगा वो स्वामी के अंतर्गत रहकर अपनी बुद्धि का विकास कर पाएगा, और वहीं जो स्वामी होगा उसके लिए दास काफ़ी लाभदायक है, उपयोगी है, क्योंकि दास के ज़रिए जो स्वामी अपने रोज़मर्रा के कार्यों को दास के द्वारा करवा सकता है। यानी कि जहाँ दासों को स्वामी के अंतर्गत रहने का मौका मिल रहा है, वहीं जो दास हैं उसके द्वारा स्वामी का भी फायदा हो रहा है, क्योंकि वे दास अपने स्वामी के कार्यों को संपूर्ण करने में योगदान देते हैं। इसलिए अरस्तू का मानना है कि दास प्रथा न सिर्फ स्वामी के लिए लाभकारी है अपितु
वह स्वयं दास के लिए भी लाभप्रद है। इस प्रकार अरस्तु ने इसे न्यायोचित ठहराया है, यानी कि दोनों का इसमें लाभ है। इस प्रकार से अरस्तु ने उसे उचित ठहराया है। अरस्तु का मानना है कि दास जब स्वामी के अंतर्गत रहकर अपना जीवन व्यतीत करेगा तो वह बुद्धिमान स्वामी की छत्र छाया में अपने मस्तिष्क व बुद्धि का भी विकास कर पाएगा। जैसा मैंने अभी बताया कि जो दास स्वामी के अंतर्गत रहेगा, क्योंकि स्वामी बुद्धिमान होता है, तो उस दास पर भी उस स्वामी के बुद्धिमत्ता का एक प्रभाव पड़ेगा, और उस प्रभाव के चलते वो दास जो है एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरफ बढ़ेगा, यानी कि उसकी बुद्धि का विकास होगा। इस प्रकार दास के लिए ये व्यवस्था जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और उसमें उसका विकास अच्छे से हो पाएगा। वहीं जो तीसरा पॉइंट है वो है नैतिक दृष्टि से भी आवश्यक, यानी कि अरस्तु ने इसको नैतिक दृष्टि से भी आवश्यक माना है कि जो दास प्रथा है वो होनी चाहिए, क्योंकि ये नैतिकता के लिए भी आवश्यक है। तो इसमें अरस्तु क्या कहते हैं, चूंकि स्वामी गुणवान तथा दास गुणहीन होते हैं, यानी कि अरस्तु का मानना है कि जो स्वामी होते हैं वो गुणवान होते हैं, जबकि जो दास होते हैं वो गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य बनता है, स्वामी का ड्यूटी बनती है कि वह दास के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे, यानी कि दास के प्रति वो कैसा रहे, स्नेहपूर्ण और दयालु रहे, यानी कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करे। तथा दास का काम है कि वह स्वामी के प्रति व आज्ञा का पालन करता रहे, यानी कि नैतिकता के आधार पर भी ये बात दास प्रथा, यानी कि नैतिकता के आधार पर भी दास प्रथा को अरस्तु उचित ठहराते हैं, क्योंकि स्वामी का एक कर्तव्य बनता है कि वे दास को एक अच्छा वातावरण दें, एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति के अंतर्गत उसे रहने का अवसर प्रदान करें। वहीं दास का ये कर्तव्य बनता है कि वह स्वामी के प्रति निष्ठावान और उनकी आज्ञा का पालन करे। इस प्रकार नैतिक दृष्टि से भी ये काफ़ी आवश्यक हो जाता है। अब दासता के प्रकार देख लेते हैं। अरस्तु ने दासता को, यानी कि दास प्रथा को, कितने प्रकारों में विभाजित किया है। तो अरस्तु के अनुसार दासता के 2 प्रकार हैं। पहला स्वाभाविक, यानी कि नेचुरल स्लेवरी, दूसरा वैधानिक, यानी कि लीगल स्लेवरी। तो स्वाभाविक दासता में जो व्यक्ति जन्म से ही मंदबुद्धि और अयोग्य होते हैं वे सभी शामिल हैं, यानी कि जो स्वाभाविक दासता है उसमें अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति जन्म से ही अयोग्य, मंदबुद्धि और जिनके अंदर बुद्धि का विकास नहीं हो पाता, ऐसे व्यक्ति स्वाभाविक दास कहलाते हैं। वहीं जो वैधानिक दासता होती है उसमें अरस्तु कहते हैं कि वैधानिक दासता में वे सभी व्यक्ति आते हैं जिन्हें युद्ध में पराजित राज्यों से बंदी बनाकर लाया जाता है। हालांकि जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं उन्हें दास नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पर अरस्तु क्या कहते हैं, जो वैधानिक दासता है उसमें वे दास आते हैं जो किसी पराजित राज्य से बंदी बनाकर अपने राज्य में लाए जाते हैं, यानी कि दूसरे राज्य से लाए गए व्यक्ति वैधानिक दास कहलाते हैं। लेकिन उन वैधानिक दास में जिन व्यक्तियों की बुद्धि या जो व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं उन व्यक्तियों को दास नहीं बनाया जा सकता। यानी कि अरस्तु का मानना है कि जो बंदी बनाकर लाए गए हैं दूसरे राज्य से, उन व्यक्तियों में भी दास मात्र उन्हीं लोगों को बनाया जा सकता है जिनमें बुद्धि की कमी पाई जाती है, यानी कि जो बौद्धिक स्तर पर उतने सुदृढ़ नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति बौद्धिक स्तर पर अच्छे सुदृढ़ हैं उन व्यक्तियों को दास नहीं बनाया जा सकता। और इसी संदर्भ में अरस्तु का ये भी मानना है कि जो यूनान के व्यक्ति हैं, यानी कि यूनान के व्यक्तियों को दास नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वे स्वामी बनने के लायक हैं। यानी कि अरस्तु ने यूनान के व्यक्तियों को बढ़ा चढ़ाकर यहाँ पर बताया है और उन्होंने कहा है कि जो यूनान के व्यक्ति हैं वे सर्वथा से ही स्वामी बनने के लायक हैं, यानी कि वे सभी बुद्धिमान हैं और उनको दास नहीं बनाया जा सकता। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोट है वो आप देख सकते हैं। अरस्तु सर्वथा के लिए दास को दास बनाकर नहीं रखना चाहता, यानी कि अरस्तु का ऐसा मानना है कि जो दास एक बार बन गया है वो हमेशा के लिए दास नहीं बनाया जा सकता, यानी कि हमेशा के लिए कोई व्यक्ति दास बना रहे यह आवश्यक नहीं है ना। तो दास बनाकर नहीं रखना चाहता, अपितु जैसे ही दास में बुद्धि का विकास हो जाता है उसे दासता से स्वतंत्र कर देना चाहिए। यानी कि अरस्तु का मानना है क्योंकि दास जो है वो
स्वामी के अंतर्गत रहता है। तो स्वामी कैसा होता है? बुद्धिमान होता है। तो जो दास है वो बुद्धिमान यानी स्वामी के अंतर्गत रहकर जब उसके अंतर्गत बुद्धि का विकास हो जाता है तो उस दास को दासता से स्वतंत्र किया जा सकता है। यानी कि दास को हमेशा के लिए दास बनाकर नहीं रखा जा सकता, बल्कि जैसे ही उस दास में बुद्धि का विकास हो जाता है तो उसको स्वतंत्र कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त अरस्तु दास प्रथा के वंशानुगत और परंपरागत स्वरूप का भी समर्थन नहीं करता, अर्थात अरस्तु पीढ़ी दर पीढ़ी दास प्रथा के समर्थन में नहीं है। यानी कि अरस्तु का ऐसा भी मानना नहीं है कि जो व्यक्ति, यानी कि सपोज कोई ए व्यक्ति है, ये दास था पहले, ठीक है, दास था, लेकिन उसके बाद इसके संतान उत्पन्न होती है बी और इसको भी दास बना दिया जाता है। देन इसकी संतान होती है सी, उसको भी दास बना दिया जाता है। तो इस तरह से वंशानुगत आधार पर दास प्रथा को अनुचित ठहराया है अरस्तु ने। यानी कि वंशानुगत आधार पर दास प्रथा को अरस्तु अनुचित मानते हैं और कहते हैं कि जो दास प्रथा है वो वंशानुगत आधार पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि जिन व्यक्तियों में बौद्धिक क्षमता की कमी है उनको ही दास बनाया जाना चाहिए। यानी कि अगर जो ए व्यक्ति से उत्पन्न संतान है बी, इसमें अगर बुद्धिमत्ता का विकास हो चुका है तो इसको दास नहीं बनाया जा सकता, चाहे ये दास व्यक्ति का ही संतान क्यों ना हो। लेकिन यदि इसमें बुद्धिमत्ता है तो इसको दास नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो अरस्तु का मत है कि दासता का स्वरूप व्यक्ति की बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, ना कि उसके वंश पर। यदि उसमें स्वामी बनने के लायक बुद्धि है तो वह स्वामी ही बनेगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। आगे देखते हैं। अच्छा, दास प्रथा की कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट की कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो होता ही है। तो पहली आलोचना देखते हैं अरस्तु की दास प्रथा की। वर्तमान में यदि अरस्तु के दास प्रथा को आधार मान लिया जाए तो औद्योगिक युग में अनेक लोग दास की स्थिति में आ जाएंगे। सही बात है। आज के वर्तमान युग में, औद्योगिक युग में, जो अधिकतर लोग हैं वो कैसे हैं? श्रमिक लोग हैं, मजदूर हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोग हैं जो कि पूंजीपति हैं, यानी कि जो कि उद्योगपति हैं। अधिकतर लोग कैसे हैं? श्रमिक हैं, मजदूर हैं। तो अगर दास प्रथा को आज आधार मान लिया जाए तो आधी से ज़्यादा आबादी क्या हो जाएगी? दास बन जाएगी। तो ये कहीं से भी उचित पूर्ण नहीं रह जाएगा। दूसरी आलोचना देखते हैं। दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है, अर्थात जन्म के आधार पर भिन्नता स्थापित करना मानवता के खिलाफ है। यानी कि जन्म के आधार पर किसी को ये कह देना कि इसमें बुद्धि का विकास नहीं हुआ है तो इसको दास बना दिया जाए, ये कहीं ना कहीं मानवता के खिलाफ है। और इस प्रकार से वर्गीकरण करना ठीक बात नहीं है। इस तरह से दूसरी आलोचना की गई है दास प्रथा की। वहीं जो तीसरी आलोचना है वो है कि मंदबुद्धि होते हुए भी भविष्य में व्यक्ति के मस्तिष्क का विकास हो जाता है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति बचपन में मंदबुद्धि हो या बुद्धि का विकास नहीं हुआ हो तो वे आगे चलकर भी ऐसा ही बना रहेगा। क्या पता भविष्य में उसमें जो बुद्धि का विकास हो जाए, है ना। तो इस आधार पर भी अरस्तु की आलोचना की गई है कि वे जन्म के आधार पर ही व्यक्ति को दास बना देता है, जबकि भविष्य में ऐसा पॉसिबल है कि वे व्यक्ति उसके अंदर बुद्धि का विकास अच्छे से हो जाए। चौथी आलोचना देखते हैं। दासों के साथ मानवीय व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार अरस्तु दास को मनुष्य मानता है तो उसे सभी दृष्टि से मनुष्य ही मानना चाहिए। यानी कि जो दासों के साथ एक तरफ तो वो मानवीय व्यवहार करने की बात कहता है अरस्तु, यानी कि कहीं ना कहीं उनको मानव मानता है ना। तो अरस्तु जो है एक तरफ तो मानवीय व्यवहार करने की बात कहता है कि दासों के साथ मानवीय व्यवहार होना चाहिए, वहीं दूसरी ओर वे क्या कहता है कि ये सभी दृष्टि से अरस्तु दास को मानता है कि उसे सभी दृष्टि से मनुष्य ही मानना चाहिए, यानी कि सभी दृष्टि से उसको एक मानव की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इस प्रकार बारकर ने सही कहा है। यदि दास को किसी दृष्टि से भी मनुष्य समझा जाता है तो उसे सभी दृष्टिकोण से मानव मानना होगा। यानी कि बारकर का कहना है कि यदि मनुष्य को, यानी कि दास के साथ मानवीयता का व्यवहार किया जा रहा है और उसको मनुष्य समझा जा रहा है तो ये आवश्यक है कि उसको सभी दृष्टिकोण से मानव मानना होगा और उसको दास नहीं बनाना चाहिए।
पांचवी आलोचना देखते हैं। अरस्तु एक और तो कहता है कि दासता प्राकृतिक है, वहीं दूसरी ओर दासता से मुक्ति भी मिल सकती है। यानी कि अरस्तु जहाँ एक और मानता है कि जो दासता है वो प्राकृतिक है, यानी कि प्रकृति रूप से ये विद्यमान है, यानी कि स्वाभाविक रूप से विद्यमान है, तो वहीं अरस्तु का ये भी मानना है कि जैसे ही व्यक्ति में उसके अंदर बौद्धिक विकास हो जाता है तो उसको छुटकारा दिया जा सकता है दासता से। तो ये अरस्तु की एक और आलोचना है, यानी कि एक और तो वो दासता को प्राकृतिक मान रहा है और दूसरी ओर दासता से मुक्ति की भी बात करता है। वहीं छठी आलोचना देख लेते हैं। दास प्रथा के समर्थन से अरस्तु समानता और स्वतंत्रता के मानवीय सिद्धांतों पर भीषण आघात करता है। यानी कि दास प्रथा बेसिकली मानवीय सिद्धांतों के आधार पर बहुत गलत है, यानी कि मानवीय सिद्धांतों पर वे काफ़ी ज़्यादा आघात करता है। कौन? अरस्तु। सातवीं आलोचना है, समाज में दो विरोधी दल बनाकर अशांति करने का कार्य किया है। यानी कि दास और स्वामी का वर्ग बनाकर कहीं ना कहीं अरस्तु ने समाज में अराजकता और अशांति फैलाने का कार्य भी किया है, क्योंकि जब दो वर्ग होंगे तो उनके मध्य ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो इस प्रकार से अशांति के लिए भी अरस्तु को जिम्मेदार ठहराया गया है। आठवीं आलोचना देख लेते हैं। कौन व्यक्ति दास बनने के योग्य है और कौन स्वामी बनने के लिए, यह तय करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यानी कि अरस्तु ने ऐसी कोई व्यवस्था का प्रावधान नहीं किया जिसके ज़रिए यह तय किया जा सके कि ये व्यक्ति दास बनने के योग्य है और ये व्यक्ति स्वामी बनने के लिए योग्य है। नौवीं आलोचना देख लेते हैं। अरस्तु द्वारा दास प्रथा का आधार अवैज्ञानिकता है, यानी कि अवैज्ञानिकता पर आधारित है। दास प्रथा के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं दिखता, सिर्फ स्वाभाविकता के आधार पर उसने दास प्रथा को प्रचलित कर दिया है और उसको उचित मान लिया है। अगर हम अब कॉन्क्लूज़न देखें दास प्रथा के बारे में, तो उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो अरस्तु जैसा महान दार्शनिक था उसके ऊपर भी अपनी समकालीन कुरीतियों और समस्याओं का तर्कसंगत सिद्ध करने में लग गया। यानी कि उस समय जो कुरीतियाँ विद्यमान थी, दास प्रथा क्योंकि पहले से ही विद्यमान थी जैसे मैंने बताया, तो उसको सिद्ध करने में तर्कसंगत तरीके से सिद्ध करने में उसको लग गया। यानी कि अरस्तु ने उस कुरीतियों को भी सिद्ध करने में, सही सिद्ध करने में लग जाता है, यानी कि उसको सिद्ध करता है। तो कहीं ना कहीं ये अरस्तु जैसे महान दार्शनिक के ऊपर भी क्या है, एक तरह का प्रभाव दिखता है। उसकी समकालीन परिस्थितियों में जिस प्रकार का जो स्थितियां बनी हुई थी, तो उन स्थितियों से, उन प्रभाव से अरस्तु भी नहीं बच सका, उसके ऊपर भी अपनी समकालीन परिस्थितियों का प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो ये था आज का पूरा लेक्चर, है ना। तो अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो वो आप टेलीग्राम लिंक से डाउनलोड कर ही सकते हैं, जो कि जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अभी इस लेक्चर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसको आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अरस्तु ने किस प्रकार मानवता को परे रख दास प्रथा का समर्थन किया। वहीं दूसरा प्रश्न है अरस्तु की समता की संकल्पना पर टिप्पणी करें। ठीक है, तो इनको आप घर पर ट्राई कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। Thank you so much for watching this video. Have a nice day.